So, hello guys, welcome to the second lecture of the Prava NCERT series where we are doing the class 9th polity NCERT. And as you all are aware that हम अब तक जो है चिले और पोलैंड की स्टोरी, उसके अलावा हम 4 केस स्टडीज़ कर चुके हैं, जिसमें लास्ट स्टडी हमने जो केस स्टडी हमने देखी थी वो पाकिस्तान की देखी, चाइना की भी देखी। तो अब आ जाओ हमारे कोर टॉपिक्स पे। ये तो केस स्टडीज थी जिसको आप एज एन एग्जांपल आप यूज कर सकते थे, इसमें बहुत सारी हमने फैक्चुअल चीज़ें भी देखी। अब हम आते हैं जो हमारा इसका मेन पार्ट है पॉलिटी का, और इसमें अब हम जो है फॉर्मली ये डिफाइन करेंगे कि जो डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो हम 4 पिलर्स की बात करेंगे, दी 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको हम बोलते हैं द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, फोर पिलर्स। पहला जो फीचर है वो है कि रूलर्स वर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। पहला पॉइंट क्या है कि रूलर्स जो है वो कौन इलेक्ट करे? पीपल इलेक्ट करें। सॉरी। तो अब देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है आपको ये कि यार रूलर्स इलेक्ट करे कौन? पीपल करे, पर डिटेल्स बहुत मैटर करती है। देखो, एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर मैं बात करता हूं तो एक होता है हेरिडिटरी रूल, जिसमें किंग्स और क्वींस, मतलब हेरिडिटरी चला आता है, क्विंग या क्वीन जो भी उस परिवार का सदस्य है वो हेड हो जाएगा, जैसे सऊदी अरेबिया है, ब्रुनाई है। फिर मिलिट्री डिक्टेटर्स पे आ जाओ, जैसे अभी म्यांमार में है करंटली, पाकिस्तान होता ही रहता है। उसके बाद आ जाओ सेल्फ अपॉइंटेड लीडर्स पे, जैसे नॉर्थ कोरिया, किम्स फैमिली, वो सेल्फ इलेक्टेड है, वो लोग वो इलेक्शन करवाते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक है बस, पर वो उसी फैमिली से लोग आते रहेंगे। हेरिडिटरी में राज परिवार की बात हो रही है, और सेल्फ अपॉइंटेड में एक पर्टिकुलर फैमिली की बात कर रही है। अब सपोज करो कल को आपकी फैमिली बहुत स्ट्रांग हो जाए, और फिर वो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अंबानी की फैमिली बहुत स्ट्रांग हो जाए, और फिर उसके बाद उस फैमिली से, अब वो राज परिवार से तो नहीं है ना, एक फैमिली से ही है, इस तरीके से। फिर एक चीज आती है डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक के अंदर एक तो होता है कि रेगुलर इलेक्शंस हो, मतलब फिक्स टर्म्स हो। दूसरा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हो, सबको वोटिंग राइट्स मिले। और तीसरा, वन पर्सन, सबको वोटिंग राइट्स मिले। और तीसरा क्या है? 1 पर्सन 1 वोट, मतलब इक्वालिटी हो, सबके वोट समान हो। अब इंडिया का एग्जाम्पल देखो आप, इंडिया में आर्टिकल 326 आपको पहले तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी देता है, मतलब 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं वो सब वोट देने के अधिकारी हैं। पहले ये 21+ था, मतलब जो 21 साल से ज़्यादा थे। और 61st अमेंडमेंट एक्ट जो किया गया 1989 में, उसके अंदर एज को रिड्यूस करके और आपके 18 कर दिया गया। कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, किसी बेस पे आप लोगों को रोक नहीं सकते हो, कास्ट, क्रीड, रेस या फिर जेंडर वगैरह। एक चीज देखो, जो इंडिया का फर्स्ट इलेक्शन हुआ था ना 1951-52 में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंडिया के लिए। इस पर्टिकुलर एंगल से जो हमारा फर्स्ट इलेक्शन था, फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 वाला, वो अपने आप में एक बहुत मैसिव अचीवमेंट है हमारी। कैसे? एक सेकंड, ये पेन शायद कुछ इशू आ रहा है, 1 मिनट। सॉरी, ये पेन कुछ इशू तो कर रहा था। तो हम थे कि जो हमारा फर्स्ट इलेक्शन था, फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 का, वो अपने आप में एक बहुत ही जो है मैसिव अचीवमेंट थी हमारे लिए। सब वो कैसे? 17.3 करोड़ वोटर्स थे हमारे पास। क्या थे? 17.3 करोड़ वोटर्स थे। उसमें से 84% जो पॉपुलेशन थी वो इलिटरेट थी साहब। क्या थी? इलिटरेट थी। 21 लैंग्वेजेस थी उस समय हमारे देश में ऑफिशियल, मतलब जो हम बोला करते थे। और 132 पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया था इस इलेक्शन में।
ये हमारा मिथ है कि आईएनसी ही एक इकलौती पार्टी थी, नहीं था। देयर वर 132 पॉलिटिकल पार्टीज एंड आईएनसी वाज वन ऑफ देम। Experts thought that it would fail, and they had said that illiterate people na, they can't vote wisely, but we put a slap on their faces and democracy succeeded in India. We have shown the world at that point of time. इंडिया जो था उसने सिंबल्स यूज करे थे उस समय पे। अब वो सिंबल्स क्या यूज करे? लोटस, हैंड, साइकिल, सो दैट इलिटरेट पीपल जो है ना वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाए अपनी पार्टीज को। और उसके बाद ये इनोवेशन वर्ल्ड वाइड कॉपी होना स्टार्ट हुआ है। आज आप देखते हो ना कि अलमारी मेरा निशान है, कोई छोटा से छोटा इलेक्शन हो, बड़ा से बड़ा इलेक्शन हो, कुल्हाड़ी मेरा निशान है, बोतल मेरा निशान है, फोन मेरा निशान है। तो ये जो निशान है ना, इस निशान से वो इलिटरेट पीपल समझ पा रहे थे भाई, उन्हें पता था मेरा आदमी ये है, अच्छा मेरे आदमी का निशान क्या है? अलमारी। तो वो नाम नहीं देख रहा था, उसको नाम पढ़ना नहीं आता है, उसको और कुछ नहीं आता है, वो देखता है वहां जाके कि सब अलमारी कहाँ है, वो अलमारी पे ठप्पा लगा के आ जाता था। दूसरा जो फीचर है साहब वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। पीपल्स इलेक्ट करे पर साथ में इलेक्शन कैसा हो? फ्री एंड फेयर हो। मतलब कोई कोर्सन नहीं होना चाहिए कि भाई वोट किसको देना है ये तुम्हारी चॉइस है, कोई तुम्हें फोर्स नहीं करे। कोई वायलेंस, कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए। सीक्रेट बैलेट बहुत कंपलसरी होता है इस चीज के लिए कि आपने अपना वोट किसे दिया ये सिर्फ आपको पता है, उसके अलावा किसी को नहीं पता। इंडिया में आप एक चीज देखो, स्पेसिफिकली पंचायत इलेक्शंस में सरपंच के चुनाव के लिए 10 लोग खड़े हो जाते हैं। या सरपंच भी चलो बहुत बड़ी चीज होगी, मैं तो कह रहा हूँ वार्ड पंच का जो चुनाव होता है ना, उस वार्ड पंच के चुनाव में 10 लोग खड़े होते हैं एक जगह से। और जो उस मोहल्ले के लोग होते हैं ना, वो हर व्यक्ति को मुस्कुरा के, वो जब पूछता है ना कि किसको दिया, तेरे को ही दिया भाई, तेरे को ही दिया, वो 10 के 10 व्यक्ति को ये कहेगा कि यार तेरे को वोट दिया है मैंने तो। उसके बाद ये है कि फ्रीडम होना चाहिए कैंपेन करने का। मतलब ईच एंड एवरी सिंगल पार्टी ना, उसको बराबर अधिकार होना चाहिए अपनी बात रखने का वहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट जनरल इलेक्शन में 132 पार्टियां थी। अब मान लीजिए कि INC was the most dominated party at that point of time and Nehru was the prime minister of that मतलब हमारे उस पर्टिकुलर चीज फर्स्ट जनरल इलेक्शन से पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो पंडित नेहरू ही थे। अब पंडित नेहरू एज प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि भाई और किसी को टाइम दो ही मत, किसी और को बोलने का मौका ही मत दो। तो वो चीज़ सही नहीं थी ना भाई। आज मान लीजिए असम में इलेक्शन है, अब असम में मान लीजिए हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार है, अब वो कहते कि कांग्रेस को बोलने मत दो। उधर बंगाल में TMC की सरकार है, TMC ममता जी कहते कि भाई BJP को घुसने मत दो हमारे स्टेट में। तो ये नहीं चलेगा ना। कल को मान लीजिए आपके जनरल इलेक्शंस हो और वहां पे मोदी जी कहते भाई नहीं किसी और को एंट्री मत दो, मैं बोलूंगा, तो ऐसा नहीं चल सकता ना। सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ये तो हो गया फ्री इलेक्शन। अब आ जाओ फेयर इलेक्शन। अब फेयर इलेक्शन क्या होगा? एक तो सब पार्टीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, मतलब सब कैंडिडेट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा नहीं है कि भाई ये बीजेपी से है तो साहब इसको 15 करोड़ खर्च करने दो, ये आदमी साहब कोई नॉर्मल जन स्वराज पार्टी से तो इसको 2 करोड़ का ही खर्चा करने को मिलेगा, ये आम आदमी पार्टी से है तो उसको 4 करोड़ खर्चा करने का मौका मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं। सबके लिए बराबर खर्चा, सबके लिए बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर इस व्यक्ति को आप 15 मिनट देते हो बोलने के लिए तो उस व्यक्ति को भी आप 15 मिनट ही दोगे। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली काम करेगा। ऐसा नहीं हो कि साहब इलेक्शन कमीशन आए और ज्ञानेश कुमार जी कल को ये बोले कि मैं भी मोदी, है ना, वो नहीं चलेगा साहब। गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज नहीं होना चाहिए। अब आप लोग कहोगे कि यार प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं रैली करने बंगाल में और कहीं पे तो वो SPG सिक्योरिटी के साथ जाते। अब वो उनकी एक सब प्रॉब्लम है। देखो वो चीफ मिनिस्टर या अब फॉर एग्जांपल ममता बनर्जी है, अब वो अगर कहीं पे जा रही है तो देखो वो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, शी इज एन पॉपुलर लीडर, उनको थ्रेट हो सकता है। तो उनको आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैडम आप सिक्योरिटी मत लो। बट हाँ, आप देखना कभी कि PM के साथ तो ये नहीं होता है, बट जो CM कैंडिडेट जो CM होता है उसकी जब वो पॉलिटिकल रिलीज के लिए जाता है तो उसकी जो सिक्योरिटी है, जो उसका लवाजमा है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। उसमें से कुछ ना कुछ चीजें निकल जाती है।
और एक और चीज़ है, अगर आपको पता हो तो, कि जो इलेक्शन कमीशन होता है, जैसे अभी मान लीजिए आप वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, कल को ममता बनर्जी अपनी गाड़ी से जा रही है, मतलब जो अपने उनका सीएम का काफिला है, तो पुलिस जो है उनको रोक सकती है, उनको रोक के और उनकी गाड़ियां चेक कर सकती है। वहां पर वो प्रोटोकॉल में नहीं है कि साहब सीएम की गाड़ी कैसे रोक ली, नहीं, वहां रोक सकते हैं, वहां चेक कर सकते हो। इवन अगर मान लीजिए पीएम का प्लेन उतरा है, हेलीकॉप्टर, तो उसको वो इलेक्शन कमीशन के लोग जाके चेक कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप ये नहीं कह सकते वो साहब पीएम है, पीएम का प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल कुछ नहीं है फिर उस समय पे। वेन यू आर कैंपेनिंग तो सब बराबर हो, फिर आप वो एमएलए का जो चुनाव लड़ रहा है ना इंडिपेंडेंट, वो भी आपके बराबर ही है जितना आपका जो है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद एक और चीज आती है कि जो काउंटिंग है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। भाई काउंटिंग में किसी तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ईवीएम घोटाला नहीं होना चाहिए मोटा मोटी, और होता भी नहीं है। देखो ये हमारे यहाँ तो फालतू की डिबेट्स हम लोग चला देते हैं। अब इलेक्शन कमीशन की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन है क्या? इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के अंदर एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इनका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स एज, 6 साल और 65 साल की एज, जो पहले हो जाए वो इनका टेन्योर है। इनको इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता है। इनको रिमूवल के प्रोसेस में बिल्कुल वही इम्यूनिटी या प्रोटेक्शन ग्रांट है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को है। अच्छा, इनका पावर क्या है इलेक्शन कमीशन का? तो सबसे पहले तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स करते हैं ये लोग। जैसे अभी इन्होंने जब वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस डिक्लेयर किए तो 1 महीने पहले उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया। अब उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर मतलब ये है कि कोई भी गवर्नमेंट, भले ही चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अब वो कोई मेजर स्कीम लॉन्च नहीं कर सकती वहां पे। ऐसी कोई स्कीम लॉन्च नहीं कर सकती, ऐसा कोई काम नहीं कर सकती कि जिससे वोटर्स को बेनिफिट हो। जो डे टू डे वर्क है बस वही कर सकती है। पॉलिटिशियंस को डिस्क्वालीफाई बिल्कुल कर सकती है इलेक्शन कमीशन। रीपोलिंग का ऑर्डर भी अगर वो वही करेगी अगर कोई इरेगुलरिटीज फाइंड होगी। 2014 के इलेक्शंस की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीएम कैंडिडेट को नोटिस दिया था कम्युनल स्पीच के लिए, और 2019 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने कई बूथ्स पे रीपोलिंग का ऑर्डर किया था। ये फैक्चुअल चीजें हैं, मतलब ये करंट चीजें हैं उस समय की, कि जब, और वो पीएम कैंडिडेट कौन थे आप सबको पता ही होगा, जिनको नोटिस मिला था 2014 में। अब तो वो खैर यूनिवर्सल पीएम हो चुके हैं, बट तो ये है इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस। देखो टीएन सेशन का केस हुआ 1995 में। क्या हुआ? टीएन सेशन का केस हुआ 1995 में। जो उस समय पे हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ सीईसी जो थे टीएन सेशन साहब, उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट्स लगाए, बहुत स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट्स लगाए। अब पॉलिटिशियन अनकंफर्टेबल हो गए, तो वो सब कोर्ट चले गए कि यार ये क्या हो रहा है। तो कोर्ट ने उनकी पावर्स को अपहेल्ड करा, एंड कोर्ट ने ये कहा कि भाई साहब ईसी की जो ऑटोनॉमी है ना, वो कोई यूं मत लो आप उसको कि कोई आपके घर का सदस्य है। ये इलेक्शन कमिश्नर है, ये इलेक्शन कमीशन है, सॉरी। तो इलेक्शन कमीशन की जो ऑटोनॉमी है उसको एस्टेब्लिश किया इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, कि यू कैन नॉट चैलेंज देयर अथॉरिटी। तीसरा जो फीचर है वो है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। क्या है? 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अब ये जो चीज है ना, ये डेमोक्रेटिक इक्वालिटी की कोर है। किसकी कोर है? डेमोक्रेटिक इक्वालिटी की। सबका एक वोट। इसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, इसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी हम बहुत कर चुके हैं कि पीएम का वोट हो, चाहे किसी रिक्शा वाले का वोट हो या फिर कोई अंबानी का वोट हो, सब बराबर है इस देश में। अब ये वाली जो चीज है ना सर, ये नेचुरल नहीं थी हिस्ट्री में। अगर आप इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखोगे तो पहले के जमाने में प्रॉपर्टी का एक क्वालिफिकेशन था कि जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, जिसके पास लैंड ओन करता होगा जो व्यक्ति, सिर्फ वही वोट दे पाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का रोल था कि जो आदमी इतना पढ़ा लिखा है, जो बैचलर है, वही दे पाएगा। जो बैचलर जिसने बैचलरेट नहीं किया है वो वोट नहीं दे पाएगा। जेंडर का बैरियर था कि सिर्फ आदमी ही वोट दे सकता है, औरत वोट नहीं दे सकती। रेशियल बैरियर था कई जगह पे कि ओनली वाइट्स कैन वोट, ब्लैक्स आर नॉट अलाउड टू गिव वोट्स। जैसे ब्रिटेन में देखो आप, 1832 के अंदर 7% लोगों को वोटिंग अधिकार था खाली, और वो जो वोटर्स थे 7%, वो कौन थे? वो मैन थे, और वो थे जो लैंड ओनर्स थे।
1918 के अंदर उन्होंने ये कहा कि जितने भी आदमी हैं 21 से प्लस और वुमेन्स जो 30 प्लस हैं और जिनके पास प्रॉपर्टी है वो वोट दे सकती है। 1928 में उन्होंने ये कहा कि जितनी भी महिलाएं हैं 21 साल के ऊपर की वो सब वोट दे सकती है। मतलब ब्रिटेन टुक 100 years टू गिव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड व्हाट टाइम इंडिया टुक्स अ सेकेंड। एक सेकेंड लिया हमने खाली। यूएस देखो 1870 के अंदर ब्लैक मेंस जो थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। 1965 तक साउथ जो सदर्न स्टेट्स थे ना, मतलब जो यूएस के सदर्न स्टेट्स थे उनके अंदर वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहे थे ब्लैक पीपल्स को। वुमेन्स को 1920 में जाके अधिकार दिया है यूएस ने, मतलब ब्रिटेन से तो पहले ही दे दिया था। क्या अब इंडिया देखो 1950 पहले दिन से हमने वोट का अधिकार दिया 21 प्लस को। अंबेडकर साहब ने इस बात के लिए क्या कहा कि दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। मतलब पॉलिटिकल इक्वालिटी विदाउट सोशल इक्वालिटी इनकम्प्लीट है। इसीलिए रिजर्वेशंस, अफर्मेटिव एक्शंस, ये सब भी डेमोक्रेसी के पार्ट बनाए गए। हमने खाली ये नहीं कहा कि महिलाओं को कि साहब हमने आपको वोट देने का अधिकार दे दिया तो बस आप अब आपको सब इक्वालिटी मिल गई, नहीं। उसके बाद में हमने रिजर्वेशन भी दिए उनको। उसके अलावा हमने कुछ और अफर्मेटिव एक्शंस लिए उनको प्रमोट करने के लिए। इंडिया में अगर आप एक चीज देखोगे तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना वो एरिया और पॉपुलेशन के बेस पे बनाई जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंसी आप सब समझते होंगे, जैसे मान लीजिए कि आप सपोज करिए दिल्ली से आते हैं तो दिल्ली के अंदर 7 एमपीज हैं, तो उन 7 एमपीज की कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं कि भाई करोल बाग इस एरिया में आएगा, ओआरएन इस एरिया में आएगा, मुखर्जी नगर उस एरिया में आएगा, बहादुर शहर उधर आएगा। ठीक, तो लोकसभा का जो क्राइटेरिया है वो है कि 15-20 लाख लोगों पे एक एमपी को हम बनाएंगे, एक एमपी की सीट रखेंगे। राज्यसभा में है कि भाई स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन देना ही है, स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से उसकी सीटें डिसाइड कर देते हैं। डिलिमिटेशन एक शब्द बार बार आएगा बाद में। उस डिलिमिटेशन का मतलब ये होता है कि जब सेंसस होता है तो उसके बाद जो बाउंड्रीज हैं उनको हम रीड्रॉ करते रहते हैं। इंडिया के मैप की बाउंड्री नहीं, जो वोटिंग बाउंड्री है उसको। मान लीजिए किसी एक एरिया में पॉपुलेशन बढ़ गई, पहले वहां पे पॉपुलेशन 15 लाख हुआ करती थी, आज 30 लाख हो गई, तो फिर आप क्या करोगे, आप उसको 2 में डिवाइड करोगे, तो उसी एक एरिया के अंदर एक लाइन खींच दोगे आप, जो पहले एक सीट थी, जो पहले एक बाउंड्री थी। देखो यूएस से अगर हम कंपेयर करें ना तो यूएस के अंदर क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है और इनडायरेक्ट है। तो इसका जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि जो स्मॉलर स्टेट्स है ना उनको डिसप्रपोर्शनेट पावर मिलती है। 2000 के अंदर बुश एक साइड थे और गौर एक साइड थे। 2016 में ट्रंप और क्लिंटन थे। अब इन दोनों में जो था ना, एक इलेक्शन बता रहा हूं मैं आपको, एग्जांपल दे रहा हूं किस तरीके से होता है ये। तो दोनों में कैंडिडेट जिसने लेस पॉपुलर वोट्स लिए वो प्रेसिडेंट बना था कॉलेज, इस इलेक्टोरल कॉलेज की वजह से। तो इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया के अंदर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। एक चौथा फीचर और लेते हैं, जो आखिरी फीचर है हमारा, वो है क्या, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट राइट्स। रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। देखो डेमोक्रेसी मतलब इलेक्शन नहीं कि इलेक्शन करा लिया, नहीं, राइट्स का प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है। देखो लॉ के आगे पहली बात तो ये कि सब इक्वल हो, चाहे पीएम हो, पियोन हो, प्रेसिडेंट हो, अंबानी हो, कोई भी हो। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है आपको। देखो हिटलर जो था वो भी 1933 के अंदर इलेक्ट हुआ था, पर फिर जूस के राइट खत्म करे, अपोजिशन पार्टीज बैन कर दी, डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश कर दी,
तो इलेक्शन प्लस राइट्स का प्रोटेक्शन दोनों जरूरी हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब इंडिया के अंदर देखो आप, ये सब चीजें हैं ही। एक चीज देखते हैं हम, अब जैसे फंडामेंटल राइट्स हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी हम सबको पता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबको अपनी तरफ से जो भी उनका काम है वो करने की आज़ादी होनी चाहिए पूरी तरीके से, कोई इंटरफेरेंस उनके अंदर नहीं होना चाहिए। हम एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं इसमें माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की। ये जो वर्ड दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये माइनॉरिटी प्रोटेक्शन का, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको हम देखते हैं। आर्टिकल 29 जो है ना वो ये कहता है कि तो माइनॉरिटीज़ हैं। अब माइनॉरिटीज़ भी कौन सी, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनॉरिटीज कौन सी हैं जो आर्टिकल 29 उसमें मेंशन है? रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दोनों हैं, जो रिलीजियस बेसिस पे भी हो और लिंग्विस्टिक के बेसिस पे भी हो साहब। तो ये अपनी कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, इसको ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा ये अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बना सकते हैं। ये आर्टिकल 29 इनको गारंटी करता है। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि देखो डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, मेजॉरिटी जीत सकती है, पर माइनॉरिटी के राइट्स है ना वो क्रश नहीं कर सकते आप। भाई फॉर एग्जाम्पल 80% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज हिंदू, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप उस चीज पे आ जाओगे हिंदू वर्सेस मुस्लिम, तो ऑब्वियसली 20% एयर कैसे जीतेंगे आप? 80% वही जीतेंगे। इसमें तो कोई मतलब आप किसी तरीके से कोई आप गणित नहीं बिठा सकते अगर आप उस वाले एंगल पे सोचोगे तो। एक एग्जाम्पल लो, सबरीमला का जो केस था, ट्रेडिशन वर्सेस राइट का एक केस था, इसमें वुमेन्स की एंट्री को बैन किया गया। कोर्ट ने वहां पे ट्रेडिशन के ऊपर राइट्स को चूज किया। ये क्या दिखाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है ना हमारी, वो सुपीरियर है देन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। तो अब आते हैं हमारे मेन पार्ट पे, इस चैप्टर के आखिरी हिस्से पे, वाई डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी देख ली, डेमोक्रेसी के फीचर देख लिए। अब आ जाओ वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों चाहिए साहब। तो अब हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट फॉर एंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट। तो देखो सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट आता है कि वाई डेमोक्रेसी, तो वो ये आता है कि डेमोक्रेसी मतलब अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेसी मतलब अकाउंटेबिलिटी, मोर अकाउंटेबल गवर्नमेंट। इसका लॉजिक ये है कि हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। एक स्लाइड्स गई कहाँ है? ये रहा। हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, और अगर गवर्नमेंट खराब काम करती है तो लोग फिर निकाल बाहर फेंकते हैं उनको। अब डिक्टेटरशिप में ये ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप स्टक हो एक जगह पे, चाहे कितना बुरा हो, बस खत्म बात, फिर वही रहेगा आप। 1977 इंदिरा गांधी इलेक्शन हार जाती है, इमरजेंसी लगा लेती है। 1989 में राजीव गांधी बोफोर स्कैंडल के बाद हार जाते हैं चुनाव। 1996 में बीजेपी हार जाती है साहब, एक 13 दिन की सरकार बनाती है, उसके बाद फिर हार जाती है क्योंकि मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पा रही। 2004 में एनडीए लॉस्ट डिस्पाइट देयर इंडिया शाइनिंग कैंपेन। 2014 में यूपीए लॉस्ट आफ्टर करप्शन स्कैंडल्स। और अब इलेक्शंस कौन से आएंगे? 2029 के, और उससे पहले आप 2024 के ही ले लो ना, नहीं मिली मेजॉरिटी पूरी। ये सब चीजें क्या दिखा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है ना। नहीं हमें अच्छा लगा तो हमने इंदिरा गांधी को हटा दिया, हमें राजीव अच्छा नहीं लगा हमने राजीव को हटा दिया, अटल जी अच्छे नहीं लगे अटल जी को हटा दिया, मनमोहन सिंह जी अच्छे नहीं लगे मनमोहन सिंह जी को हटा दिया। और इनको भी अब फिर सरकार, अब जनता थोड़ा थोड़ा बता ही रही है कि भाई महामानव, थोड़ा मानव बने आप। खैर मजाक की बातें हैं। तो वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर हूसोएवर में बी, कोई भी हो।
अब आ जाओ आप चाइना पे। 13 साल से शी जिनपिंग वहां पे प्रेसिडेंट बने हुए हैं और कोई इलेक्शन नहीं है, और उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया 2018 में कि मैं जीऊंगा जब तक मैं ही रहूंगा साहब। अब वो तो कोई फोर्सफुली आए, कू करे, मिलिट्री रटाए तो बात अलग है, अदरवाइज तो मरेंगे जब ही जाएंगे वो तो। किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया, हेरिडिटरी, कोई वोट नहीं, कुछ नहीं, भाई ने बोला है मैं हूं तो मैं हूं। तो वहां पे क्या है, जीरो अकाउंटेबिलिटी। जब आपको पता है कि मैं हट ही नहीं रहा हूं, मैं ही बनने वाला हूं, तो काहे की अकाउंटेबिलिटी यार। तो क्या अकाउंटेबिलिटी परफेक्ट है? देखो इसका भी काउंटर आर्ग्यूमेंट है। पॉलिटिशियंस जो हैं वो शॉर्ट टर्म माइंड होते हैं, वो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए पॉपुलिस्ट स्कीम चलाते हैं। भाई शी जिनपिंग को पता है कि मैं लाइफ टाइम हूं साहब। अब मुझे ये पता है कि मेरे देश का विजन मुझे 20 साल के हिसाब से देखना है, तो उसे पता भाई अगर 20 साल में मर गया तो फिर क्या तो आएगा विजन। पर अगर मैं जिंदा हूं तो 20 साल का मेरे को विजन लेके चलना है, तो वो 20 साल के हिसाब से काम करता है। अब मोदी जी को ये पता है कि भाई 6 महीने बाद वेस्ट बंगाल की इलेक्शन है। अब ये वेस्ट बंगाल के इलेक्शन खत्म हो रहे हैं, उसके बाद 6 महीने बाद फिर किसी दूसरे स्टेट में इलेक्शन है। तो उनका तो जो माइंड चलेगा वो 6 महीने का ही चलेगा कि यार 6 महीने में इलेक्शन आ रहा है, ये काम कर दो, इलेक्शन जीत जाऊंगा। इसी वजह से फ्रीबी कल्चर चल रहा है आपके। कभी लैपटॉप बांटोगे, कभी मिक्सचर बांटोगे, कभी कैश बांटोगे। फिजिकली तो बिल्कुल हम इररिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं और पॉलिटिकली प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। फ्री बिजली दे दो, पानी दे दो। मतलब आप बोलोगे कि यार ये व्यक्ति बहुत बायस्ड है, बट स्टिल आई कैन से कि द पॉलिटिक्स विच आम आदमी पार्टी हैज गेट इनटू दिस कंट्री ना, उसने हमारी पॉलिटिक्स को जितना डेंट किया है उतना किसी व्यक्ति ने नहीं किया है। मतलब आई डोंट नो लोग, आप लोग इसके लिए क्या सोचेंगे, बट फॉर मी अरविंद केजरीवाल जो है वो आपकी डेमोक्रेसी के लिए एक अभिशाप है। आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद जब ये जनरेशन के लोग चले जाएंगे ना, और तब वो 20 साल बाद, 20 साल पहले की, 25 साल पहले की चीजों को देखेंगे ना कि यार आप क्या कर रहे थे उस समय पे, तो दे विल क्रिटिसाइज अरविंद केजरीवाल फॉर श्योर कि यार अगर ये व्यक्ति नहीं आता ना पॉलिटिक्स में, तो आज चाहे हमारा देश 1% ही अच्छा कर रहा होता, बट कर रहा होता। इस व्यक्ति ने फ्री के नाम पर जो चूना लगाया देश को, यू कैन नॉट इमेजिन। आई एम सॉरी फॉर बीइंग पॉलिटिकली ब्लंट, बट एज एन ऑनेस्ट सिटीजन मुझे ऐसा लगता है, मेरी जो रैशनल थिंकिंग है वो ये कहती है। अगर आपको लगता है कि नहीं है तो योर चॉइस है, आई कैन नॉट फोर्स यू, इट इज योर राइट। बट मुझे जितना समझ में आ रहा है उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि भाई वो पॉलिटिक्स इस देश के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी। हम डेमोक्रेसी हैं, बट क्या हमारे देश में करप्शन नहीं है? बहुत ज्यादा है। इवन अगर आप चेक करोगे ना तो आपके देश में चाइना और नॉर्थ कोरिया से बहुत ज्यादा, इवन डबल आपको करप्शन मिलेगा। परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है। ये भी मानते हैं हम इन आर्ग्यूमेंट से तो कि भाई डेमोक्रेसी जो है अकाउंटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से भी इम्परफेक्ट ही है। पर अकाउंटेबिलिटी का ऑप्शन होना और एक नहीं होना, इसमें भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो भाई, एटलीस्ट आपको अच्छा नहीं लगा तो 5 साल बाद उस व्यक्ति को आपने निकाल तो फेंका ना यार। भाई दिल्ली ने 10 साल लिए पर रवाना तो किया उसको। फिर जिस दिन जनता इनसे उब जाएगी इनको भी रवाना कर देगी, सीधी सी बात है। देखो, पर चाइना के लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं है। वो फिर उनके लिए वो बस वो बोझ है एक कि उनकी छाती पे मूंग कौन दलेगा, तो वो शी जिनपिंग ही दलेगा। अब हमारे तो हम देखो किसको लाते हैं अगली बार। तमिलनाडु के अंदर जो सदर्न स्टेट्स है, मेनली स्पेसिफिकली तमिलनाडु और सदर्न स्टेट्स, वहां पे तो फ्री बीज का कंपटीशन आज का है ही नहीं। टू बी वेरी फ्रैंक, वहां तो जाने कब से चलता आ रहा है। एक और आर्ग्यूमेंट आता है कि डेमोक्रेसी मतलब बेटर डिसीजंस, इंप्रूव्ड डिसीजन क्वालिटी। कैसे? वो ये कहते हैं कि साहब एक कंसल्टेशन प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती है। डिसीजन कोई एक आदमी नहीं लेता है,
कमिटीज, डिबेट्स, डिस्कशंस होते हैं, डाइवर्स पर्सपेक्टिव आते हैं क्योंकि अपोजिशन भी अपने इनपुट्स देता है, और पब्लिक स्क्रूटनी होती है थ्रू मीडिया, सिविल सोसाइटी, ये सब वॉच कर रहे होते हैं, तो ये भी अपने व्यूज रखते हैं। इंडिया में जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन हुआ, अब उसके अंदर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स थे, सेंटर, स्टेट, बिजनेस, टैक्स, जो टैक्स के एक्सपर्ट्स थे वो, तो एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई और उसको कहा गया कि जो आप जो डिसीजन लोगे जीएसटी से रिलेटेड वो कंसेंसस बेस्ड लोगे, मतलब सब अप्रूव होंगे, सब उसके लिए एग्री होंगे तो आप डिसीजन लोगे उस पर। तो हमने क्या किया, फेडरलिज्म का रिस्पेक्ट किया, भाई स्टेट्स को भी बराबर हमने अधिकार दिए। पार्लियामेंट्री डिबेट्स जब चलती हैं और कोई बिल आता है तो हमारे यहाँ पर एक पद्धति रही है कि अगर हमें लगता है कि यार इस बिल को डिस्कशन की जरूरत है, ज्यादा मतलब स्क्रूटनी की जरूरत है, तो हम उसको एक स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज देते हैं। वहां पर अपोजिशन भी होता है, वो उसकी बैठ के बढ़िया ढंग से स्क्रूटनी करता है। पब्लिक का फीडबैक भी मांग लेते हैं हम उस बिल के ऊपर कि भाई अगर ये पोर्टल है और इसके ऊपर अगर आपको लगता है आपके कोई सजेशंस हो तो आप बिल्कुल दे सकते हो। वहीं चाइना में देखो 1979 से 2015 तक उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो किया, कोई कंसल्टेशन नहीं किया उन्होंने लोगों से। सीसीपी ने बोला करना है करना है। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है, वो अरशद वारसी कहता है कि भाई ने बोला करने का तो बस वही चीज है, भाई ने बोला करने का तो करो। अब उसको फॉलो कराने के लिए उन्होंने फोर्स अबॉर्शन करवाए, स्टरलाइजेशंस करवाए। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि जेंडर इंबैलेंस हो गया, 1200 बॉयज हो गए पर 100 गर्ल्स, बिकॉज पीपल प्रिफर्ड सन्स। मेटा सन प्रेफरेंस सब जगह है, एक नई टर्म देके जा रहा हूं आज आपको, पढ़ना इसके बारे में, मेटा सन प्रेफरेंस, वरना मैं तो कभी डिस्कस करूंगा ही इसको जब सोसाइटी पढ़ेंगे हम लोग। पॉपुलेशन जो थी वो एजेड होने लग गई। अब ये फेस करने क्राइसिस को तो 2015 बाद कह रहे कि नहीं 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 करो, बच्चे पैदा करो। तो अब साहब पॉलिसी रिवर्स कर रहे हैं, पर फिर क्या है, एक बारी डैमेज तो हो ही चुका है आपके। तो अगर इस जगह डेमोक्रेटिक सिस्टम होता तो पब्लिक डिबेट होती, कॉन्सिक्वेंसेस को एनालाइज करते हम लोग और एक्सट्रीम मेजर्स नहीं लिए जाते। भाई आपके इमरजेंसी के टाइम पर ये चार्जेस लगे कि आपने ये चीज करी, पर आप देखो ना आज तक आप उसका क्रिटिसिज्म करते हो। समझ रहे हैं बात को आप? लेकिन साहब एक इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट, और ये मुझे लगता है बहुत सॉलिड आर्ग्यूमेंट है, वो ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है ना वो स्लो होती है बहुत ज्यादा, हर चीज डिबेट, कंसल्टेशन। डिक्टेटरशिप में अगर आप देखोगे तो वहां पे बड़े फास्ट डिसीजंस होते हैं। वो मतलब आप ये मान के चलो, आप ये कह सकते हो कि वो डिक्टेटरशिप नहीं है, वो डेवलपमेंट डिक्टेटरशिप है। जैसे सिंगापुर का एग्जांपल लो, ली क्वान यू एक उनके वो थे प्रेसिडेंट, अब वो अथॉरिटेरियन थे बट ही डेवलप्ड सिंगापुर। आज आप सिंगापुर की स्थिति देखो, फास्ट डिसीजंस लिए, रैपिड डेवलपमेंट किया उन्होंने। पर अब हम तो साहब क्या है, स्टूडेंट्स हैं, हम में से कोई यूपीएससी देगा, कोई आरपीएससी देगा, कोई क्या करेगा। तो हमारा तो आर्ग्यूमेंट सॉलिड होना चाहिए, हमारा आर्ग्यूमेंट बैलेंस्ड होना चाहिए। अब वो कैसे होगा? तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड तो इंपॉर्टेंट है, पर साथ की साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। गलत डायरेक्शन में फास्ट जाना वर्स है देन स्लो बट इन राइट डायरेक्शंस। चाइना ने बहुत फास्ट ग्रो किया हमसे। हम कई बार कहते हैं देखो चाइना को आप देखोगे 1991 के बाद चाइना ने कितनी ग्रोथ करी। भाई 1978 तक हम लोग बिल्कुल बराबर चल रहे थे। 1991 तक भी आप ये मान सकते हो कि इंडिया एंड चाइना वर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। बट आप देखो 1991 के बाद हम कहाँ हैं और आज वो कहाँ हैं। पर एट व्हाट कॉस्ट? एट ह्यूमन कॉस्ट। पॉल्यूशन, इनइक्वालिटी, राइट्स वायलेशन, सब कुछ है वहां पे, सिर्फ आपके पास न्यूज नहीं आती है। क्या ये वर्थ इट है? इंडिया स्लो है बट कम से कम डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी तो है। पीपल एक्सेप्ट डिसीजन क्योंकि प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है हमारे यहां पे। अगला आर्ग्यूमेंट आता है कि साहब जो डेमोक्रेसी है ना, इट रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली। क्या करती है? इट
resolves the conflicts peacefully. इलेक्शंस का मतलब ही अपने आप में है कि पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर की डिबेट्स कराई जाती है टू चैनलाइज द आर्ग्यूमेंट्स और द डिसएग्रीमेंट्स. जुडिशरी इज देयर टू डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इज देयर फॉर योर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. जो डिस्प्यूट आया है उसको रिजोल्व करेगी इंडिपेंडेंट जुडिशरी. कोई वायलेंस की जरूरत नहीं है चेंज करने के लिए. इंडिपेंडेंस के बाद अब तक हम लोग 14 लोकसभा इलेक्शंस देख चुके हैं, है ना. 14 ही देख चुके हैं ना शायद. आई डोंट रिमेंबर जितने भी हैं, 14-15 जो भी हैं. हमने देखा है कि उन इलेक्शंस के अंदर अलग अलग पार्टीज इलेक्शन जीती हैं. कभी कांग्रेस जीत रही है, कभी बीजेपी जीत रही है, कभी जनता पार्टी आ रही है, कभी आप जो है जेडीयू और टीडीपी का समर्थन ले रहे हो सरकार चलाने के लिए, उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हो. कभी आप किसी और को सपोर्ट देने के, किसी और को इंपॉर्टेंस दे रहे हो. आज तक कभी हमने मिलिट्री कू नहीं देखा. हम जानते ही नहीं है मिलिट्री कू होता क्या है. मुझे लगता है हमारी मिलिट्री नहीं जानती होगी कि मिलिट्री कू क्या होता है. लोगों के तो छोड़ दो आप, पर वहीं आप पाकिस्तान देखो, अब तक 4 बार तो मिलिट्री कू हो चुका. और ये तो ऑफिशियल मिलिट्री कू है, ऑल तो वो कंट्री चलती है मिलिट्री से. वहां पे तो साहब ब्रेड बिस्किट से लेके चड्डी बनियान तक आर्मी बनाती है. म्यांमार देख लो मिलिट्री कूज, अभी रिसेंट 2021 में हो गया उनके. अफ्रीकन कंट्रीज देख लो, बड़ा कॉमन है वहां पे कू होना. इंडिया की स्ट्रेंथ क्या आती है फिर कि इवन आफ्टर द इमरजेंसी, द अथॉरिटेरियन फेज, वी एंडेड पीसफुली थ्रू इलेक्शंस. हमने इमरजेंसी को भी कोई वायलेंस करके नहीं हटाया था, कोई रिवॉल्यूशन करके नहीं हटाया था. हमने जेपी मूवमेंट भी हमने चलाया तो बड़ा पीसफुल था वो. बहुत पीसफुली थ्रू इलेक्शंस ही हमने इमरजेंसी खत्म करी है. कोई मार कटाई नहीं हुई है हमारे यहाँ पे. और आप ये देखो कि डाइवर्स कंट्री है हमारी. 28 स्टेट, 8 यूटीज, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, मल्टीपल रिलीजन्स, ह्यूज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी. फिर भी उसके बाद हमारे यहाँ पर किसी तरह का कोई वायलेंस नहीं होता है जब चेंजेस होते हैं गवर्नमेंट में. अब आप ये देखो कि ये जो वायलेंस नहीं हो रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहे हैं इस डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर. क्योंकि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है ना, दे मैनेज दैट डाइवर्सिटी. यार भाई आपको एक्चुअली में होता क्या है, देखो मैं आपको बात बताता हूं. आज भी एक बहुत फेमस आपने डायलॉग सुना होगा, कोई छोटी सी बात भी होती है, और इसके लिए मुझे लगता है कि हमें बहुत प्राउड फील करना चाहिए हम लोगों को भी, और स्पेसिफिकली हमारी जुडिशरी को भी. हम जुडिशरी को भी बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. पर आप एक चीज देखो, आज भी इस देश में एक चीज है, छोटी से छोटी कोई बात हो जाए ना सड़क पे, आदमी कहता है तू मिल, तू चल, मैं तेरे को कोर्ट में देखता हूं. बहुत कॉमन डायलॉग है ये लोगों का कि तू देख, तू चल, देखते को कोर्ट में देखता हूं. मतलब कोर्ट में जाना हमारे हर व्यक्ति की जबान पे बैठा है कि यार हम कोर्ट जा सकते हैं, कुछ भी हो जाएगा तो. सो दिस मच dependency or our strong our institutions are. आप ये देखो, सबसे बड़ा एग्जांपल इसका रिसेंट टाइम्स में अयोध्या जजमेंट जब आया, कितना बड़ा जजमेंट था वो, बट वायलेंस के नाम पर एक पत्थर नहीं फेंका गया. पर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं इसके भी. वो क्या है, क्या आपकी डेमोक्रेसीज में कम्युनल राइट्स नहीं होते हैं? भर भर के होते हैं साहब. क्या कास्ट वायलेंस नहीं है आपके देश में? बिल्कुल है. रोहित वेमुला तो अभी रिसेंट केस है. क्या लिंचिंग नहीं होती है, मॉब लिंचिंग? बिल्कुल होती है. लिखमीपुरी जो यूपी के अंदर केस हुआ, बहुत बड़ा केस हुआ, वो जो मिनिस्टर इन्वॉल्व थे उसके अंदर. लेकिन देखो, आई एग्री कि प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट, बट डेमोक्रेटिक टूल्स वर ऑल्सो एग्जिस्ट टू एड्रेस देम. कोर्ट राइटर्स को पनिश करती है, मीडिया एक्सपोजेस द वायलेंस, सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट करती है अगेंस्ट द रॉन्ग डिसीजन, एंड इलेक्शंस
punish parties who were involved. भाई तुम चाहे जो उत्पात मचा लो, जिस दिन वो 5 साल बाद वो वोट देगा ना, उसको याद है और वो पनिश करके आएगा तुम्हें उस दिन, वो अपनी एक उस बटन से। पर डिक्टेटरशिप में ये ऑप्शन नहीं है। देख लो यूगर जिनोसाइड जो हो रहा है चाइना में, कोई है अकाउंटेबिलिटी? एक और आर्ग्यूमेंट है कि डेमोक्रेसी जो है वो आपके डिग्निटी को रिस्पेक्ट करती है। भाई जो आपके सिटीजन्स हैं वो डिसीजन मेकर्स हैं, कोई सब्जेक्ट नहीं है। देयर वॉइस मैटर्स, देयर राइट टू डिसेंट मैटर्स, एंड देयर इज इक्वालिटी ऑल्सो। नो वन इनहेरेंटली सुपीरियर, कोई व्यक्ति सुपीरियर नहीं है। एक गरीब से गरीब आदमी भी प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकता है थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस, थ्रू आरटीआई। एक दलित व्यक्ति भी इस देश में प्रधान प्रेसिडेंट बन सकता है, बी इट KR नारायण, बी इट रामनाथ कोविंद, और अभी हमारी जो ट्राइबल प्रेसिडेंट है श्रीमती मैडम द्रौपदी मुर्मू जी। वुमेन PM बनती है हमारे यहाँ पे साहब, वुमेन CM बनती है हमारे यहाँ पे। कितने एग्जाम्पल्स है। ममता जी इज देयर, राजस्थान में वसुंधरा जी थी, उधर आपके जयललिता थी साउथ स्टेट के अंदर, रेखा गुप्ता दिल्ली के अंदर हैं, उससे पहले मैडम शीला दीक्षित थी, एंड इंदिरा जी वाज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, एंड आई थिंक द अनडाउटेडली द स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया एवर हैड। प्रेसिडेंट्स प्रतिभा पाटिल, लोकसभा स्पीकर मीराबाई, सुमित्रा महाजन जी। मुस्लिम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं हमारे यहाँ पे, APJ अब्दुल कलाम, अनडाउटेडली आपके राजेंद्र प्रसाद के बाद अगर आप देखोगे तो ही वॉज द मोस्ट एक्टिव एंड द मोस्ट सक्सेसफुल प्रेसिडेंट। आपके वाइस प्रेसिडेंट रहे हामिद अंसारी जी, जाकिर हुसैन साहब रहे थे, प्रेसिडेंट भी रहे, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। लेकिन वहीं आप सऊदी अरेबिया देखो, या चाइना को देखो, या नॉर्थ कोरिया को देखो। अब सऊदी अरेबिया में कोई इलेक्शन नहीं है, मोनार्की है, कोई वॉइस नहीं है, कुछ बोल नहीं सकते। चाइना में बोल के देखो एक बारी, जेल में पटके जाओगे सीधे। नॉर्थ कोरिया तो पूजते हैं लोग उसको। अमर्त्य सेन का एक बहुत ऑब्जर्वेशन है, बहुत शानदार ऑब्जर्वेशन है। वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी हैज इंट्रिंसिक वैल्यूज, इट अलाउज पीपल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन दैट अफेक्ट देयर लाइव्स। डेमोक्रेसी हैज इंट्रिंसिक वैल्यू, इट अलाउ पीपल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन दैट अफेक्ट देयर लाइफ। एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, एक इनहिबिट वैल्यू है आपके डेमोक्रेसी के अंदर, और वो क्या है कि ये अलाउ करती है पीपल को कि जो डिसीजंस उन्हें अफेक्ट करते हैं उस डिसीजंस को लेने के अंदर वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं उन डिसीजंस के हाँ या ना में। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, इट इज अबाउट द ह्यूमन एजेंसी। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही देख लो, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम खुद ही अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं हम लोग। सो सॉवरेनिटी लाइज विद द पीपल, नॉट विद द रूलर्स। ये फंडामेंटल डिफरेंस है। लेकिन काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है साहब, इसके भी हैं। अब वो क्या है, तो सबसे पहला तो है कि पॉपुलिज्म जो है वो इट एक्सप्लॉइट्स डेमोक्रेसी, बिकॉज जो इमोशंस है ना वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। पॉपुलिज्म पॉलिसीज, मेजॉरिटेरियनिज्म जो है वो माइनॉरिटीज़ को कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि वो अप्रेस कर रहा है, करता भी है। और इलिटरेट मासेस है ना, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको आप मिसलीड कर सकते हो बहुत जल्दी से, धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, या किसी और चीज़ के नाम पे। लेकिन तो प्रॉब्लम्स हैं, पर तो क्या करो फिर, बंद कर दो डेमोक्रेसी, ताला लगा दो? नहीं। सॉल्यूशन क्या है? डेमोक्रेसी तो फिर भी ज्यादा ही देनी है, कम नहीं करनी है उसको। उसकी जो वैल्यू उसको बढ़ाते ही जाना है डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को हमेशा इंक्रीज ही करना है, कम नहीं करना है। होगी प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ढूंढ लो। जैसे सिविक एजुकेशन इंप्रूव कर दो लोगों की। भाई जरूरी थोड़ी है आप सबको बैठ के टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाओ।
वैल्यू एजुकेशन दो ना उनको, सिविक एजुकेशन दो ना उनको, उनके राइट्स बताओ। ये जो पॉलिटी ये क्या है? ये कोई सब्जेक्ट नहीं है सर, ये सिविक सब्जेक्ट है। ये मुझे लगता है कि इस देश में हर व्यक्ति को आना चाहिए, एक मजदूर से लेकर के और एक आईएएस अधिकारी तक को ये कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए साहब। मीडिया लिटरेसी बढ़ाओ, ये आज तक फास्ट तक बंद करो इनको, कोई ढंग के लोगों को बिठाओ यहाँ पे। भाई आपका डिस्कोर्स जब अंजना ओम कश्यप जैसे लोग डिसाइड करेंगे तो आप खुद सोच सकते हो कि आपका देश का क्या हाल होने वाला है। एक चीज होती है, जब हम स्कूल में थे, व्हेन आई वाज इन केंद्रीय विद्यालय, तो उस समय पे हमारे स्कूल में किताब चलाई जाती थी, एज ऑप्शनल किताब वो चलाई जाती थी। तो एक साल उन्होंने हमारे किताब चलाई महाभारत की और एक साल किताब चलाई रामायण की। कुछ लोगों के लिए, कुछ बच्चों के लिए उस समय पर भी वो बहुत एकदम ऐसी चीज थी, वो उसको ये करते थे, अरे यार ये क्या है। पर मैं अगर मेरी बात करूं पर्सनली, तो मेरे लिए कोई बहुत वो बड़ी चीज नहीं थी कि अरे यार आप महाभारत पढ़ा रहे हो या फिर रामायण पढ़ा रहे हो, क्योंकि मैं बचपन से ही देखता था कि मेरे दादा दादी मुझे रामायण महाभारत इनके बारे में बताते थे। अब वो क्या कर रहे थे मुझे ये सब चीजें बता के? वो मेरे अंदर एक तो वैल्यू एजुकेशन डाल रहे थे, सिविक एजुकेशन डाल रहे थे। उसके अलावा जो मेरे पेरेंट्स थे वो मुझे हमेशा एक चीज कहते हैं कि बेटा जो भी पढ़ो अच्छा पढ़ो। वो आज भी मुझसे यही कहते हैं, आज भी जो मेरे टीचर्स हैं, सीनियर्स हैं, वो ये कहते हैं कि यार किताब पढ़ो, पर अच्छी किताब पढ़ो, फालतू किताबें मत पढ़ो। उसका कारण ये है, जो आज समझ में आया है, कि अच्छी किताब अगर हम पढ़ते हैं ना, तो जो हमारा माइंड है, जो हमारा सोचने का तरीका है, जो हमारे आइडियाज है, वो अच्छे डेवलप होंगे। अगर अच्छा सुनोगे तो अच्छा सोचोगे, अच्छा पढ़ोगे अच्छा सोचोगे। अब आप सुन रहे हो अंजना ओम कश्यप को, तो आप ये सोचो कि मैं अमर्त्य सेन की किताब पढ़ लूं, तो कैसे पढ़ पाओगे भाई? नहीं क्या? अब आप सोचो कि मैं किसी को, वो पहले कार्टून किताबें आती थी चंपक वगैरह, वो चंपक किताब पढ़ा करके मैं किसी से बोलूं कि यार कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल सॉल्व कर दे, तो कर देगा वो? तो उतना ही डिफरेंस है इन न्यूज़ चैनल वालों में और आज के जो ये न्यूज़ चैनल्स है, स्पेसिफिकली हिंदी न्यूज़ चैनल्स वाले। आज भी मुझे लगता है कि जो सबसे बेस्ट न्यूज़ है ना, वो जो किसी ज़माने में, मेरे पेरेंट्स के ज़माने में, जो वो डीडी न्यूज़ आती थी 1 घंटे की शाम को, तो लिटरली मैंने कई बार देखा है, जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, या जो घर वाले मुझे बताते हैं, तो उस समय पे एक गांव में एक सिंगल टीवी हुआ करता था, कोई बहुत ज़्यादा टीवी हुआ नहीं करते थे। तो गांव के जो जितने भी लोग थे, जेंट्स ऑब्वियसली, भाई पेट्रियार्कल सोसाइटी है, महिलाएं अपने घर में रहती थी, तो जो लोग थे वो उस दुकान पे चले जाते थे, सारे लोग उस न्यूज को सुनते थे 1 घंटे में खड़े होकर। आज सब वो मोबाइल में पढ़ रहे हैं, उसको कर रहे हैं, और उसमें कोई खबर है ही नहीं कोई। तो आपका इंटेलेक्ट कैसे डेवलप होगा? तो तो अब आप लोग, चलो छोड़ो खैर इसको, हम तो अब हमारे उस पे आते हैं। हम कह रहे थे मीडिया लिटरेसी जो है उसको बढ़ाओ, जो इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स है उनको और स्ट्रेंथन करो। अब साहब एक आता है अमर्त्य सेन का आर्ग्यूमेंट। एक नोबेल लॉरिएट है अमर्त्य सेन, मुझे लगता है आप सब जानते होंगे उनको। तो उनका ये एक रिसर्च है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। उसमें उन्होंने ये कहा रिसर्च में कि नो फेमाइन हैज एवर टेकन प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। किसी भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के अंदर आज तक कोई भी फेमाइन जैसा इंसिडेंस देखने को नहीं मिला। और उन्होंने ये कहा कि जो फेमाइन्स आए ना अब तक मेजर, वो सारे किसी ना किसी डिक्टेटरशिप रूल में आए। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि सोवियत यूनियन में 1932 में जब फेमाइन आया और 70 से 80 लाख लोग मरे, तो उस समय पे स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन था, मतलब स्टालिन का राज था, डिक्टेटरशिप थी उसकी। चाइना में जब 1951 से 61 के बीच में, जिसको वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट फेमाइन कहा जाता है,
वो आया, उसमें 3 से 4 करोड़ लोग मरे, ऐसा बताते हैं लोग। उस टाइम पर आप सोचो, उस समय क्या था, तो माओज ग्रेट लीप फॉरवर्ड, माओ का राज था। कंबोडिया के अंदर 1975 से 79 के बीच 20 लाख लोग मरे हैं, पॉल पॉट था उस टाइम पे। नॉर्थ कोरिया के अंदर 1990s के अंदर, एस्टिमेट्स वेरी करते हैं बट लोग कहते हैं कि लाखों की संख्या में लोग मरे हैं। तो अब वहां पे फेमाइन्स क्यों हो रहे हैं, उसका रीजन दिया उन्होंने। वो ये दिया, पहला तो कि कोई फ्री प्रेस नहीं है, तो फेमाइन को छुपा दिया गया, उस मतलब न्यूज को ही छुपा दिया गया। कोई अपोजिशन नहीं था, तो बेड पॉलिसीज को चैलेंज कौन करेगा आपके। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो अब रूलर को तो कोई डर ही नहीं है ना इलेक्शन का कि भाई मुझे 5 साल बाद जवाब देना है जाके। और इंफॉर्मेशन सप्रेशन हो रही है, भाई जो एक्चुअल डेथ है वो तो आप बता ही नहीं रहे हो, क्योंकि जब मीडिया नहीं है, अपोजिशन नहीं है, तो फिर न्यूज लाओगे कहां से। आज चाइना के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है भाई, आप कुछ भी कहो चाइना में डेमोक्रेसी नहीं, आज आप चाइना क्यों किसी भी चीज पर क्यों नहीं काउंटर कर पाते, क्योंकि चाइना से कोई इंफॉर्मेशन बाहर ही नहीं आती है। आपके देश में एक छोटा सा पुल गिरता है ना, तो वो न्यूज पूरे वर्ल्ड वाइड न्यूज एक्स पे वो ट्रेंड करती है नंबर 1 पे, कि साहब इंडिया के अंदर ये घटिया पुल गिरा। चाइना में तो जाने क्या क्या गिर रहा है, पर डेमोक्रेसी बाहर ही इंफॉर्मेशन का स्प्रेड ही नहीं हो रहा है, तो पता कैसे चलेगा आप लोगों को। आप ये देखो कि जो चाइना के अंदर जो वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट फेमाइन आया था, उसमें ये कहा गया कि 3 से 4 करोड़ डेथ्स हुई, और वो इसलिए हुई थी कि उसने एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड करके एक प्लान, जो है प्लान उसको हम बोल सकते हैं, वो लॉन्च किया, जिसमें उसने ये कहा कि फोर्स्ड कलेक्टिवाइजेशन होगा, अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करे गए। उसने ये कहा कि जो मेल्ट फार्मिंग टूल्स है ना स्टील बनाने के लिए, वो मतलब उसने मेल्ट फार्मिंग टूल्स काम में लिए जो बहुत घटिया क्वालिटी के होते थे। उसने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, फार्मिंग पे ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। और उसने लोकल ऑफिशियल्स को ये कहा कि जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, उसको आप बढ़ा चढ़ा के बताओ, ताकि एक डर नहीं बैठे लोगों में कि यार खाने को नहीं है। अब इस वजह से क्या हुआ कि एग्रीकल्चर कोलैप्स हो गया। पर उसके बावजूद जब 3 से 4 करोड़ लोग मर गए, उसके बावजूद भी माओ ने अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू करा, कोई अपोजिशन था ही नहीं, वो क्रिटिसाइज करता कौन। उसके बाद जब ये डिजास्टर इतना बड़ा हो गया ना कि आप इसको छुपा नहीं पाए 1962 में, तब जाके आपने अपनी पॉलिसीज बदली हैं। वहीं आप देखो इंडिया के अंदर 1965 के अंदर बिहार के अंदर सीवियर डॉट सिचुएशन आती है, फूड शॉर्टेज होती है, बट जो डेथ्स थी ना, जो डेथ हुई वो बहुत मिनिमल हुई एज कंपेयर टू प्री इंडिपेंडेंस फेमाइन। अब रीजन, पहली बात तो फ्री प्रेस थी, तो तुरंत आपने सिचुएशन के बारे में एक्सप्रेस कर दिया, एक्सपोज कर दिया उसे। अपोजिशन ने गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर दिया, इंटरनेशनल एड आपने मांग ली कि भाई पैसे नहीं है तो मांग लो इंटरनेशनल एड। आपने फूड पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दिया, भाई खाओ तुम तो यार, वो एफसीआई में भी तो सड़ी रहा है गोदाम में, खाओ आप लोग। ऐसा कहा जाता है बंगाल फेमाइन जब आया था 1943 के अंदर ब्रिटिश रूल के टाइम पे, 30 लाख लोग मरे थे। अब क्यों, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, कोई सवाल पूछने वाला नहीं, कोई फ्री प्रेस नहीं, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो यही सब होगा। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस में आज तक कोई ऐसा इंडिया के अंदर मेजर फेमाइन नहीं, हम अब तक रिकॉर्ड नहीं कर पाए कि भाई इंडिया में कोई भुखमरी की स्थिति आई हो। इवन आप ये देखो कोविड के टाइम पर जब लोगों के रोजगार चले गए, सब कुछ हो गया, बट भूख से एक आदमी नहीं मरा साहब। ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है इस डेमोक्रेसी की, बिकॉज डेमोक्रेटिक प्रेशर वर्क्स। चाइना के अंदर 2019-20 मतलब उस कोविड के टाइम पे जो इनिशियली जो विसल ब्लोवर्स थे कि ये जो कोविड आपका चाइना से फैला, जो उस समय बातचीत हुई, उसको साइलेंस किया गया था कि आप इस चीज को बोलो मत कि ये चाइना से स्प्रेड हो रहा है।
वो तो बाद में उन्होंने मिस्टेक्स अपनी वो करी है एक्सेप्ट, वो भी पूरे तरीके से नहीं करी है। अगर शायद पहले कर लेते तो जो जाने गई है लोगों की उसमें बहुत फर्क पड़ जाता। तो जो अमर्त्य सेन अपना कंक्लूजन देते हैं वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब है इट इज इंश्योरेंस अगेंस्ट कैटेस्ट्रॉफी। ये इंश्योरेंस है अपने आप में एक कैटेस्ट्रॉफी के लिए। इवन इन एफिशिएंट डेमोक्रेसी इज बेटर देन एफिशिएंट डिक्टेटरशिप, क्योंकि लाइफ प्रोटेक्शन डेमोक्रेसी में बेटर है। एक चर्चिल का कोट है कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर ऑल द अदर्स दैट हैव बीन ट्राइड। मतलब डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है पर और अल्टरनेटिव से बेटर है। तो यहां हमने पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, मतलब ऑल दो चैप्टर ये पूरा एक ही था आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो, बट मैंने इसको 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई। अगर आपको लगता है कि यार ये तरीका अच्छा है तो आप बताओ, मैं अगर नहीं लगता है तो मैं चेंज कर दूंगा, मैं आपको लाइन बाय लाइन बताने लग जाऊंगा। मैं इतने सारे आपको एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा इकट्ठे कर करके। तो अब हम इस चैप्टर को एंड करते हैं यहीं पर। अब हमारे पास फॉर्मली 4 चैप्टर और बच रहे हैं हमारे एनसीईआरटी के, जिसको हम अगले 2 लेक्चर्स में फिनिश कर देंगे। आई नो ये थोड़ा सा लेंदी हो गया था, तो इसको हम एंड करते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विथ मोर फैसिनेटिंग स्टोरीज एंड मोर फैसिनेटिंग आइडियाज। सो तब तक के लिए टेक केयर, टेक रेस्ट, रिवाइज नोट्स, रिवाइज दी लेक्चर्स, ध्यान से सुनो इनको, इनसे नोट्स प्रिपेयर करो, शॉर्ट नोट्स। जो टेलीग्राम चैनल है पॉलिटी प्रवाह का, उसके ऊपर मैं रेगुलरली सारे नोट्स अपडेट करता रहूँगा। आप वहाँ से जाके उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही अच्छे और बहुत ही क्रॉस चेक्ड नोट्स हैं उनमें। आपको बहुत कोई 1-आधा% ह्यूमन एरर होगा तो आई कैन नॉट वाउच फॉर दैट, बट आपको फैक्चुअल कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी उसके अंदर, कंसेप्चुअल कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी। तो तब तक के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको ये लेक्चर्स वाकई में पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज द रिटर्न यू कैन गिव मी आउट। जो मेरी मेहनत है उसका रिटर्न आप इसी तरीके से दे सकते हैं, थ्रू योर लाइक्स, शेयर्स एंड सब्सक्रिप्शन। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। जय हिंद।